नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सिचुएशन जो है वो बहुत अलग तरीके से चल रहे थे लाइफ में। तो फिर भी मैं यहाँ पे आज बहुत ही ज़रूरी बात करूँगी जो कि NT UGC नेट के कट ऑफ से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, और डेफिनेटली ये वीडियो बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। मैं पहले अपने मतलब जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत कुछ कहूँगी, मेरी वॉइस के बारे में, या फिर कुछ अपने फैमिली पर्सनल चीज़ों के बारे में कहूँगी। लेकिन पहले हम जिस लिए मेरी ये वीडियो लेकर आना वो चीज़ें हम कंप्लीट करें, उसको ध्यान दें। तो आज के আমি এখানে আলোচনা করব আনসার কি আসার পর এক্সপেক্টেড কাট অফ এবং আরও কিছু বিষয় নিয়ে, যেটা ইউজিসি নেটের সম্পর্কে আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টা আমি বাংলা এবং হিন্দিতে বলার পর আমি নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হয়তো দু একটা কথা এখানে শেয়ার করব। তো শুরু করা যাক। আর অবশ্যই এই ধরনের ভিডিওর জন্য এসপি লিটারেচারকে কী করতে হবে, প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে হবে। যেমনটা তোমরা জানো, পরিস্থিতি এদিকে মানে আমি সোফায় বসে আছি কিন্তু সামনে বালিশ, পাশে কম্বল। আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম, তারপর এসে চেঞ্জ করে নিই যে আমি ভিডিওটা বানিয়ে নিই তারপর, কারণ আমি খাতাতে যেরকমটা আর কি লিখে টিকে রাখি এরকমভাবে খাতাতেও ভিডিওটা বানাতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে হলো যে আমি অনেক দিন ধরে লং ভিডিও নিয়ে আসতে পারছি না, আমার সামনে এসে কিছু বলাটা এই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো আমি তাহলে হিন্দিতে আগে বলে নিই বিষয়গুলো, তারপর আমি বাংলায় বলছি। আর অবশ্যই বলবো যে বা যারা বাংলা বোঝো, হিন্দি বোঝো, দুটোই দেখো, ফলো করো। আর যে দুটো একটা ভাষা বোঝো, যেটাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেটা ভাষাকেই ফলো করো বা দেখো ভিডিওটা বারবার এগিয়ে পজ করে এগিয়ে পিছিয়ে। तो शुरू करा जाए आज के विषय वस्तु। पहले मैं हिंदी में कहती हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी थी, जो कि टू द पॉइंट तो कोई भी नहीं कह सकते, अब रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यही कहना चाहूँगी। उससे पहले और भी एक इम्पॉर्टेंट बात ही कहना चाहूँगी। मैंने शॉर्ट वीडियो, मुझे अभी याद भी नहीं है, उस हालत में भी मैं नहीं हूँ कि कब किस वीडियो किसके बारे में दी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ये कहना है कि मैंने वीडियो में बताई थी, शॉर्ट या फिर लॉन्ग जो भी हो, कि हमारे जो आंसर की वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आने वाले हैं, जो कि 1 फेब से 7 फरवरी के बीच। और हमें दिखने को मिले हैं जो आंसर की हमें दिखने को मिले 31 जैन को आंसर की रिलीज़ हुए थे। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे 16 जनवरी को। ऑब्वियसली 16 जनवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे, लेकिन कुछ एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। उसके वजह से क्या हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए थोड़ी टाइम लग गई। मतलब कितने टाइम लगे, लगभग 26 और 27 जैन को आ गई थी। फिर वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आंसर की लगभग 1 वीक के बीच में आ जाएंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जो कि 26 जैन से लेकर 27 जैन से लेकर फेब के फर्स्ट वीक में। तो हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले ही वो आंसर के आ गए, जो कि 31 जनवरी थे। जहाँ क्या मेरी हालत, मेरी सिचुएशन, मेरी फैमिली में जो चल रही बहुत डिफरेंट चीज़ें चल रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अपडेट देने की कोशिश की, मुझसे जितनी पॉसिबल हो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। तो फिर क्या हुआ, आंसर की आगे 4 या 5 दिन के अंदर, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के फुलफिल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 4-5 दिन के अंदर आंसर की आ गई। अभी एक और प्रेडिक्शन करनी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आंसर की आने के बाद ज़्यादा दिन वो लोग नहीं लेते, लेकिन कभी कभार लग जाते हैं। जल्द ही रिज़ल्ट आ सकते हैं, कभी भी रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करनी चाहूँगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, लेकिन जो कि बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बिल्कुल भी एकदम एक्यूरेट नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ लर्नर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ educator, if you think
सो हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो ये नई वाला कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पिछले वाले के साथ थोड़ी चेंज होंगे। तो पिछले वाले भी बहुत ज़्यादा मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं बताई थी, थोड़ी बहुत इधर उधर अभी होने जा रहे हैं, मैं कहने जा रही हूँ, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस के नंबर भी बताऊंगी और परसेंटेज भी बताऊंगी। ऑब्वियसली मैं नोट खाता में कह सकती थी, लेकिन मैं खाता में नहीं कहूँगी, मैं मुंह से ही बोलूँगी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, और मैं बाद में बोर्ड पे अगर हो सके, मुझे टाइम चाहिए, बोर्ड में अगर हो सके तो लेकर आऊँगी, और उसके बीच रिजल्ट आ जाते हैं तो इसके मामले ये मसला पूरा हल हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर हो जाएंगे। यूअर मतलब अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के लिए नेट 60 to 60 मतलब 60% से 62-3% के बीच। तो आप लोग बुलाएंगे, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 2-3 के गैप, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ 60 से 62-3 के बीच कट ऑफ आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता 64, 5, 6, 7 नेट के लिए नहीं जाएंगे। और जेआरएफ के लिए अगर हम बात करेंगे तो जेआरएफ के लिए डेफिनेटली अराउंड 69 to 70, अराउंड 70%, मतलब लगभग 70 के पास चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर से अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के 90 से मतलब 150 में से 150 में से 90 से 95 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, जो कि 60% से 62-3% के बीच हैं। और आप लोगों को जेआरएफ के लिए 102 से 105 के बीच क्वेश्चंस को सही करने होंगे, जो कि 69 से 70% के करीब चला जाएगा। ये गया यूअर, अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों को 81 प्लस मतलब 150 में से 81 क्वेश्चंस को सही करने होंगे। क्वेश्चन नंबर, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर्स एंड ऑल्सो द परसेंटेज, ओके। सो इसको मत मिक्स कर देना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन नंबर भी बता रही हूँ, परसेंटेज भी बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता चल गए होंगे इस बार आंसर मतलब इस बार रिजल्ट्स परसेंटेज में आने वाले हैं, ना कि परसेंटाइल। परसेंटेज में आने के लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि कैलकुलेट करना इजी होता है, और परसेंटाइल हमेशा ही ये कैलकुलेशन क्रिटिकल, डिफिकल्ट, अनप्रडिक्टेबल रहते हैं। सो ईडब्ल्यूएस को 81 से 82 क्वेश्चन सही करने होंगे, जो कि 58% पे उन लोगों का नेट हो जाएंगे। और जीआरएफ के लिए 98 से 99 क्वेश्चन सही करने होंगे 150 में से, जो कि 65% से जीआरएफ हो जाएंगे, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर हम कैटेगरी में आते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए आप लोगों को अगर सिर्फ नेट चाहिए तो 80 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब 150 में से 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। और 55 to 56% में ओबीसी का नेट हो जाएगा, और 95 to 96 क्वेश्चन सही करने होंगे 150 में से, जो कि 63% में ओबीसी का जेआरएफ हो जाएंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट एससी कैटेगरी के लिए 73 से 75 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब आई कैन से 49 से 50%, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 50% मिनिमम नेट के लिए एससी कैटेगरी के लिए 50% होंगे। और जेआरएफ के लिए 60%, 58 से 60%, मतलब कि 85 से 90 क्वेश्चंस आप लोगों को सही करने होंगे 150 में से, यही है। और नेक्स्ट एसटी कैटेगरी हमेशा एससी के साथ सेम रहते हैं, या फिर 1-2% कम की जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एससी कैटेगरी को 71 से 73 क्वेश्चंस को सही करने होंगे 150 में से, और 49% में उन लोगों का नेट मिलने के चांसेस है। और जीआरएफ के लिए उन लोगों को कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, 87 to 89 क्वेश्चन सही करने होंगे, जो कि 57% है, उन लोगों के इसमें जेआरएफ मिल जाएंगे। और पीडब्ल्यू के लिए मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अंदाज़ा लगाना चाहूँगी यहाँ पे।
जो कि आप लोगों को PW में 3-4-5% को लेस कर दो तो 44-45 में नेट परसेंटेज में नेट मिल जाएंगे और 51-52% में JRF मिलने के चांसेस हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ। और अभी मैंने परसेंटेज एंड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बता दी, तो इसको मिक्स मत कर देना। ये वीडियो को बार बार सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कुछ अपने बारे में डिसीजन या फिर फैसला लेना। और मैं यही चीज़ों को बंगाली लैंग्वेज में कहूँगी, उसके बाद मैं हिंदी में कुछ कहूँगी, बंगाली में कुछ कहूँगी, फिर ये वीडियो को एंड करूँगी आज के लिए। তো আমার এখানে বলার আছে যে আমি হিন্দিতে বললাম, আমি প্রশ্ন সংখ্যা এবং পার্সেন্টেজ নিয়ে বললাম ক্যাটাগরি ওয়াইজ, কারণ আমরা জানি এবার রেজাল্ট পার্সেন্টেজই আসবে, নট পার্সেন্টাইল, যেটা আমাদের জন্য খুব একটা ভালো বিষয়, খুশির খবর। কারণ পার্সেন্টাইলে ক্যালকুলেট করা আমাদের পক্ষে আনপ্রেডিক্টেবল এবং yes it is a difficult and critical type of calculation. Okay, so নেট के लिए নেটের জন্য জেনারেল ক্যাটাগরি বা ইউআর বা আনরিজার্ভড ক্যাটাগরির জন্য আমি বলবো 90 থেকে 95টা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে 150টার মধ্যে, আর 60 মানে 60 থেকে 62% মধ্যে নেট হয়ে যাবে, এরকমটা আমরা ভাবতে আশা রাখতে পারি। আর জিআরএফ এর জন্য 102 থেকে 105টা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে, যেটা अराउंड 70% मतलब মানে হচ্ছে 69 থেকে 70% মধ্যে জিআরএফ হয়ে যাবে। 70 এর ওপারে যাবে বলে এই মুহূর্তে তো মনে হচ্ছে না। নেক্সট ইডব্লিউএস ক্যাটাগরির বলবো 81টার প্রশ্নের ওপরে ঠিক করতে হবে 150টার মধ্যে, আর 58%-এ নেট হয়ে যাবে। জিআরএফ এর জন্য 98-99টা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে 150টার মধ্যে, আর জিআরএফ মানে পার্সেন্টেজ 65%-এ তাদের জিআরএফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থাকছে ওবিসি ক্যাটাগরি 80+ মানে 150টার মধ্যে 80টার উপরে প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে হবে, 56%-এ নেট হয়ে যাবে, এরকমটা আমরা ভাবছি বা আশা রাখছি। আর 95 থেকে 96 প্রশ্নটা ঠিক করতে হবে জিআরএফ এর জন্য, ওবিসির জন্য যেটা 63%-এর প্লাস হচ্ছে 63%। নেক্সট এসসি ক্যাটাগরি, এসসিদের আমি বলতে পারি 75টা প্রশ্নের ওপরেই ঠিক করতে হবে, 74-75টা প্রশ্নের ওপরেই ঠিক করতে হবে। 73-75 আমি লিখেছি, কিন্তু বলার সময় বলবো 75টা প্রশ্নের ওপরেই ঠিক করতে হবে 150টার মধ্যে। 50%-এ মিনিমাম নেট হবে এসসির, আর অ্যারাউন্ড 58 থেকে 60 মানে প্রশ্ন কতটা তাহলে 90টা প্রশ্নের মতো ঠিক করতে হবে, যেটাতে এসসিতে জিআরএফ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর এসটি ক্যাটাগরিতে বলবো 71 থেকে 73টা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে 150টার মধ্যে, আর 49%-এর মধ্যে নেট হয়ে যাবে। আর জিআরএফ এর জন্য 87 থেকে 89টা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে, যেখানে আমরা 57-এর মধ্যে এসটিদের জিআরএফ দেখতে পারবো, 57 আর 49-এ নেট। আর পিডব্লিউ আমি খুব মানে পাকাপোক্ত বা খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স লোকজন বা জানি না এই বিষয়ে পিডব্লিউ, তবু একটু সাহস করে বলছি, ঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে, ত্রুটি মার্জনা করবেন ভুল হলে। 3 থেকে 4-5% কমিয়ে দিলে 44 থেকে 45-এর মধ্যে আমার মনে হচ্ছে নেট হতে পারে পিডব্লিউডি, আর জিআরএফ 51 থেকে 52% হতে পারে, এটুকু আমি প্রেডিক্ট করতে পারি এই মুহূর্তে। আর আমি আবারও বলছি, এটা কিন্তু ফিক্সড নয়, ভুল হতেই পারে, ভুল হলে আপনারা আমাকে ভালো মন্দ বলবেন কমেন্টে, আমি মাথা পেতে নেব এবং অবশ্যই আমি সেখান থেকে ভুল থেকে শিখবো। আর এখন আমি হিন্দিতে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলে বাংলায় रिपीट করে वीडियोটাকে এখানেই আজকে সমাপ্ত করব। तो आप लोगों को यही कहनी है, मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक्सपेक्टेड मतलब इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट श्योर, इट इज़ नॉट exact or it is not reality, we are just expecting। हम सभी लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करें, सिर्फ इसके बीच हो सकता है बच्चों के दिल में हल्का करने के लिए। और मैं अपनी पर्सनल बारे में कहूँगी, पर्सनल चीज़ के बारे में कि आप लोगों को पता है मेरी तो वॉइस अभी थोड़ी आप सुन रहे हो, फिर भी मेरी वॉइस ब्रेक है, आप लोगों को पता चलेंगे वॉइस में बहुत डिफिकल्ट है। मैं इस हालत में हूँ, मतलब आप देख के तो नहीं लग सकते कि मैं मेरे भीतर, मन के भीतर, शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहे हैं, क्या किस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ, ये आप बाहर से नहीं देख सकते। और मैं बाहर गई थी तो यहाँ पे ड्रेसअप करके बैठी हूँ, तो इससे तो और भी ज़्यादा नहीं पता चलेंगे तो मैं मेरे लाइफ में क्या चल रही है, मेरे मतलब फैमिली से साथ साथ मेरे शरीर में क्या चल रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें।
फिर भी मैंने कोशिश की कि बता सकूं, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सामने लॉन्ग वीडियो लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाद में भी हम बन पा रहे हैं। मुझे लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल वी कैन से, क्योंकि किसी को नहीं पता कब किस मोमेंट पे क्या हो जाए। हम लोगों की मेरी प्लानिंग थी, हम लोगों की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि हम गेट 15th ऑफ फेब में गेट एग्ज़ाम है, हम उस एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 पेपर 2 के टू द पॉइंट PYQ सॉल्व करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। और ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी है क्योंकि गेट एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिर्फ कुछ ही दिनों की बाकी है। तो इस टाइम पे उस चीज़ों से वीडियो बनाती तो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स भी बहुत ऑटोमेटिकली ये यूट्यूब के एल्गोरिदम जो है ऑटोमेटिकली आप लोगों को ऑडियंस दे देते, व्यूअर्स दे देते। लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूँ। मैं मतलब जब जिस दिन मेरे एल्डर ब्रदर के देहांत हुए थे उस दिन भी मैं वो घटना घटी, मैं एक मिनट मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मैंने वीडियो बनाई, कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन फिर ये जो 13-15 जिस दिन की जर्नी रहा है, और मैं 2 दिन वीडियो मिस कर गई। मतलब जिस 2 दिन मैंने वीडियो नहीं दे पाई थी, आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे तकिया ब्लैंकेट लेकर बैठ गई, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे लेटी थी, वीडियो के लिए उठ गई। मतलब इस हालत में हूँ कि बता नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी है, रुक नहीं सकते। चाहे आप चाहो या ना चाहो, चलनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज मेरी तरफ से, जो भी लोग आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेकर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी लोग पॉजिटिव मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अभी आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके मैं सभी लोगों के आंसर करूँगी, सभी लोगों को कमेंट पे रिप्लाई दूंगी, लेकिन मैं अभी इस वक्त नहीं दे सकती, क्योंकि उस हालत में मैं नहीं हूँ, उस सिचुएशन में नहीं हूँ, घर पे भी नहीं हूँ। बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम हैं जिसको मैं कर रही हूँ, और भी ज़्यादा करने मतलब अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो यस, करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। कभी कभार कुछ इस वक्त जो है मुझे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, और मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान और फोकस दे रही हूँ, और उसी काम को निपटा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही दिल से। मतलब अभी आप लोगों को बाहर से नहीं दिखने को मिलेंगे, लेकिन मतलब सिर्फ मैं सांसें ले ही रही हूँ, जिंदा तो हूँ। लेकिन ये 15 दिन की जो जर्नी रहा है, मेरी हालत मत पूछो, क्योंकि मैं ऐसी हालत हो गई है कि 80-90 साल के जो ओल्ड एज के जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उन लोगों से भी ज़्यादा हालत मेरी इस वक्त ख़राब है। मैं 2 कदम चल भी नहीं सकती, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा पेन है, और कोई बीमारी नहीं है। टाइफाइड फीवर हुई थी मुझे, वो बहुत मेरी दादा के जो देहांत हुए थे, मैं तब उसके साथ साथ मतलब फीवर के साथ साथ वो भी हो चला गया। मतलब मेरी फीवर थी, दादा की नहीं, लेकिन उस टाइम 7 दिन के कोर्स में मेरी फीवर ठीक हुई थी। लेकिन जो जर्नी रहा है घर बाहर हर तरीके की, उससे मेरी जो हालत हुई है, अभी मैं यस्टरडे को ही मैं इतना अपनी अब लाइफ के बारे में दुख की चीज़ नहीं बताना चाहती, आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहती। ज़्यादा जितना हो सके मैं खुश रहती हूँ, दूसरों को खुशियाँ बांटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार ये रियलिटी भी हम लोग एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और उसको मान के हमें आगे बढ़नी होती है। क्योंकि कभी कभार दूसरों की लाइफ की जर्नी से हम अगर रिलेट करते हैं, अगर कभी हम लोग दूसरे लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो उन लोग अगर ये वीडियो देखें या फिर कहीं से भी सुन ले, तो उससे रिलेट करते हैं, उन लोगों के मन में शक्ति मिलती है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो अभी सिर्फ आप लोगों को देख रहे हैं कि मेरी सांस चल रही है, लेकिन मेरी जो हेल्थ है, मेरी जो तबीयत है, यहाँ पे जान नहीं है। इसमें जान लाने के लिए मुझे फुल्ली बेड रेस्ट की ज़रूरत है। कोई बीमारी नहीं है, सर्दी भी जा चुके हैं, मतलब सर्दी थे, फीवर थे, खांसी थे, सब कुछ गए। लेकिन ये मैं जो ये फेस्टिवल्स मतलब नॉट फेस्टिवल, मतलब जो रिचुअल्स रहते हैं, जो नियम रहते हैं ना, वो 13 दिन की नियम, 15 दिन की नियम, फिर टुमारो को ही एक नियम है, वो भी करनी होगी। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही जिम्मेदारी है उसके, मुझे वो सारे काम करनी होगी। और वॉइस ब्रेक हो चुका है, क्योंकि जिस दिन श्राद्ध थे उससे पहले दिन मैं
मॉर्निंग के मतलब जो हम कहते हैं डॉन, मतलब जिसको हम कहते हैं एकदम सुबह के जो टाइम कहते हैं डॉन, DAWN, गुड मॉर्निंग में हमें जो मिली थी जॉन डन के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो 4 बजे सोए थे, सुबह के 4 बजे सोए थे और 7 बजने से पहले उठ गए और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक काम करते रहे, पैर रुके नहीं, थके तो बहुत लेकिन पैर रुके नहीं। फिर जो पुटिंग फिश इन द माउथ जो रिचुअल्स थे दादा के, उसके पहले दिन मैं 12 बज के सोए थे, रात के 2 बजे उठ के 2 घंटे की रेस्ट लेकर मैं रात के 2 बजे से दिन के 2 बजे से फिर रात के 12 बजे सोने गए थे। मतलब ऐसी हालत चल रही थी लाइफ में और अभी भी कि 24 आवर्स भी कम पड़ रहे थे। मैं जितने हम पल के झपकाने में जितने टाइम लेते हैं, सांसें लेने में जितने भी टाइम लेते हैं, मुझे उससे भी उतना भी समय नहीं मिलते थे खाने की पीने की। मैं काम करते करते मतलब कोई काम करते करते, वॉक करते करते, काम करते करते खा रही थी, दूध पी रही थी, फ्रूट्स खा रही थी। बाहर ट्रैवल करते करते मैं बैग पे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर खाते खाते जर्नी कर रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट थे, रोड पे रास्ते पे कम चलाना पड़ रहे थे, ऐसे कि मानो कि 24 आवर्स भी कम पड़ रहे थे। लेकिन मैं अपने दोनों हाथों से अकेली सब कुछ, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो निभाई। और नॉट ओनली मी, क्रेडिट गोज टू माई होल फैमिली, मेरी पूरे परिवार की इसमें बहुत सारा अवदान है। लेकिन फिर भी जो कोर, जो मेन, जो रूट हम कहते हैं, वो मैं संभाल रही थी, अभी भी संभाल रही हूँ। तो मैं फिर भी, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हूँ। ये वॉइस ब्रेक, क्योंकि अगर आप रात में नहीं सोओगे, नींद नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है। मैं गर्म पानी में कुछ मिला के, नमक मिला के उसको गर्गल भी नहीं करने की टाइम मुझे नहीं मिल रही थी। अभी अगर खुद उठ के खुद के लिए कुछ खाना बना के लाऊं और खाऊं, या फिर खाना रेडी है, सिर्फ उसको लेनी है और खानी है, इसके लिए भी मेरी हालत बहुत ख़राब है। इसके लिए भी मुझे शक्ति नहीं है इस वक्त तबीयत में। और मैं ये रेडी हुई, मेरी एक ओल्ड एज की मतलब रिलेटिव है, उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट काम थे, वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी था, मेरे घर के पास ही। मैं उनके लिए भी, मुझे लगा कि अगर आई है जिम्मेदारी तो उसको पूरे दिल से, सच्चे मन से करने की कोशिश करें, उनको हेल्प करने की कोशिश करें। और अगर इसमें अगर काम करते करते अगर जान भी चली जाए तो भी कोई गम नहीं है, हमें मंजूर है। और हमें ये खुशी रहेगी कि हम जॉब, नौकरी, पैसे नहीं बाद में मिलेंगे हो सकते हैं, लेकिन घर पे ही इतने सारे जिम्मेदारी काम करते करते गए तो गए, काम करते करते गए, इसमें भी सुकून मिलेंगे, शांति मिलेंगी। तो फिर मैं खुश हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यस्टरडे रात को मैं मतलब 11 बजे से 2 बजे तक सिर्फ मेरी आंखों से पानी टपक रहे थे तबीयत की पेन के लिए। अब जब घर पे, बाहर पे अगर आप 2 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं बैठ रहे हो, और जो आप नींद जा रहे हो 13-15 दिन से, अगर आप सो रहे हो, वो भी अगर 2 से 4 घंटे की कम हो, और फिर सिर्फ काम ही आपके दिमाग में घूम रहे हैं, और सिर्फ काम ही आपके पैर और हाथ और बॉडी चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हर टाइम, तो क्या हालत हो सकता है आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं ये सारी चीज़ें संभाली। और एक बात पर्सनल चीज़ें शेयर करनी चाहूँगी, अगर हमारे रिचुअल है कि अगर आपकी पूजा हो, कोई ओकेजन हो, कोई रिचुअल्स हो, कोई डेथ के रिचुअल्स हो, या फिर बर्थ के रिचुअल्स हो, या फिर कोई पूजा और गॉड वर्शिपिंग के रिचुअल्स हो, इफ़ आप लड़की लोगों का अगर पीरियड हो जाते हैं, उन लोगों को परमिशन नहीं मिलते हैं उन काम में हिस्सा लेने की। वो 3 से 7 दिन, 3, 5, 7 दिन उस काम से दूर रहते हैं। तो मैंने भगवान से प्रे की, और मेरी एल्डर ब्रदर के जाने के बाद मेरी डेट थी, मेरी पीरियड्स होने की डेट थी, लेकिन मैंने दिल से मांगी कि मैं अपने हाथों से 13 दिन की जो रिचुअल्स, जो नियम थे, मामा पापा के साथ निभाई, खुद भी की, कोई भी ब्रेक नहीं की। और मैं प्रे करी थी कि ये श्राद्ध में मैं हर काम अपने हाथों से करूं, और मुझे इससे भगवान
कुछ मतलब पीरियड्स हो जाएंगे तो मुझे इससे दूर रहनी होती, लेकिन नहीं हुई। पुटिंग फिश इन द माउथ उस दिन के जो रिचुअल्स थे उसमें भी मैं हिस्सा ली। अभी तक पीरियड नहीं हुए, हो जाएंगे, लेकिन हाँ वो तो एक 3 से 5 दिन की अलग जर्नी है, लेकिन इट्स नेचुरल। और ये सारी चीज़ों से आप अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेम्बर से बातें करेंगे ज़रूर, ये कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, लड़की लड़का थर्ड जेंडर सभी लोगों को अवेयर रहनी है, और इसमें शर्म होने की कोई बात नहीं है। तो मैं हर काम, मुझे लग रहा है कि गॉड और मेरी दादा और मेरी जो रेस्पेक्टेड एल्डर जो दादा परदादा थे वो लोग हैं ऊपर, तो सभी लोग दोनों हाथ भर भर के मुझे आशीर्वाद कर रहे थे कि मैं ये सारी चीज़ें, सिर्फ नौकरी लेना, पैसे कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही सारी चीज़ें ज़िंदगी नहीं है। अगर आप ये घर पे ये जो जिम्मेदारी है ना, ये अगर आप संभाल रहे हो तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और सरकारी नौकरी संभालना भी इजी है, लेकिन संसार के जो नियम है इसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, हर एक काम की एक अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी सम्मान है, हर एक व्यक्ति की भी एक अपनी अपनी सम्मान है। everyone is important, everyone is beautiful, everyone is unique, and every type of work is also really very important in everyone's life. Okay, so आज के लिए इतना ही। और मैं ये सारी चीज़ें बंगाली में कह सकती थी, लेकिन बाद में कहूँगी एक दिन बंगाली में। ये 13-15 दिन की जर्नी, या फिर जस्ट मैं कभी आप लोगों के साथ गप्पे मारने आ जाऊँगी, उस दिन बंगाली में भी बताऊँगी। हिंदी में मैंने यहाँ पे कह दी आज मैं, और बंगाली में ये सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाद में कहेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। इस टाइम पे आंसर की एक्सपेक्ट करो। और एक बात, दिमाग मत ख़राब करिए, हर एक की वीडियो मत देखिए। ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है, एक एडवाइस है, एक अच्छी बात है, अच्छी सलाह है कि जो लोगों को लग रहा है कि मेरी कट ऑफ कम जाने वाली है, प्लीज़ अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए जून 2025 के लिए, और टाइम वेस्ट मत कीजिए। और हर एक की वीडियो देखकर पैनिक मत होइए, और खुद अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने फैमिली आसपास के लोगों को भी अच्छे रखिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऑब्वियसली पढ़ाई, एडुकेशन, करियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। তো আমার এখানে আজকে এটাই বলার আছে যে কত করে আমি হিন্দিতে বললাম, আজকে এই মুহূর্তে আর বলছি না, বলে মোটামুটি আরও 10 মিনিট লাগবে। 30 মিনিটের কাছে আমার ভিডিও চলে এসেছে, এটাকে ছাড়তে হবে, ছাড়তেও মোটামুটি ঘন্টা খানেক সময় লেগে যাবে। তো বিষয় হচ্ছে যে এটুকুই বলবো, এক্সপেক্টেড কাট অফ কি, রেজাল্ট কবে আসবে না আসবে এসব নিয়ে ইউটিউবে ভিডিও দেখে মাথা নষ্ট করার বা প্যানিক করার, অসুস্থ হওয়ার কোনোরকম কোনো দরকার নেই। আমরা দু একটা অথেন্টিক চ্যানেল বা ভিডিও, সেটা এসবি লিটারেচার নয়, অনেক আছে নামি দামি, অনেক পুরনো বিশ্বস্ত ইনস্টিটিউশন আছে, ইউটিউবে আছে, গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাবে, সেগুলো দেখে নিজেরা একটু নিশ্চিন্ত হও। আর হচ্ছে নিজেরা যদি মনে হচ্ছে 5-6% আমার লেস হচ্ছে, মানে আমার এবার হয়তো নেটটা হবে, চেয়ারটা হবে না, বা এবার হয়তো আমার নেটটা কাটা হবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে, তো সময় নষ্ট করে নষ্ট না করে জুনের জন্য প্রিপেয়ার হয়ে যাও। আমি নিজেও এখনও আনসার কি চেক করতে পারিনি, আর হয়তো হবেও না, কারণ আমি এমনই পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম, ইভেন এখনও আছি, যে আমি বলে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু এগুলো আমাকে পার করতেই হবে। আমি অতিক্রম করে নিচ্ছি, আরও করবো আমি জানি। আগামীকালকেও আমার বাড়িতে একটা মানে দাদার রিলেটেড একটা অনুষ্ঠান, মানে একটা নিয়ম আছে যেখানে লোকজন আসবেন, তো অবশ্যই আমাকে সেটা ভালোভাবে করতে হবে। সেটা এই মুহূর্তে এই বিষয়গুলো আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, তো আমি এটাকেই ফোকাস করেছি বা করছি। আর অবশ্যই রেজাল্ট যখন আসবে আমরা জানতেই পারবো। যে বা যারা এই এক্সামকে সিরিয়াসলি নিচ্ছ বা নিতে চাও, তো শুরু করে দাও, আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই। পড়তে থাকো, নিজে ভালো থাকো, পরিবারকে ভালো রাখো, আশেপাশে যদি কাউকে ভালো রাখার সামর্থ্য বা ব্যবহার ক্ষমতা থেকে থাকে সেটাও রাখো। এটাও একটা অনেক বড়, মানে এটাই সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ বা বিষয়। তো এইটুকুই। আর অনেক কিছু গল্প বা একদিন গল্প করতেই চলে আসবো, এগুলো বেরোক। গেট এক্সামটা আমরা দিই ঠিকঠাক মতো, যা চেয়েছি তা তো হলো না পরিস্থিতি সাপেক্ষে, তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু অবশ্যই আমরা পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু পড়বো, বুঝবো, বলবো। আর আমি দুঃখিত যে আমি এইভাবে বসে আছি, কিন্তু উপায়ও নেই। আমি এইভাবে মানে এতটাই ক্লান্ত যে বলার নয়, তারপরে দেখে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু ভিতরের জার্নি কী চলছে সেটা শুধু আমার মাথা, আমার শরীর, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু না আমার পরিবার বুঝতে পারছে। সাথে আমি জানি আমার
অডিয়েন্স ভিউয়ার্স আমাদের এসবি লিটারেচারের পরিবারে যারা সদস্য সাবস্ক্রাইবার এবং যারা সাবস্ক্রাইবার নয়ও যারা কমেন্ট করছে সবাই জানে, সবাই বুঝতে পারছে আমার কষ্ট, আমার পরিস্থিতি সবাই উপলব্ধি করতে পারছে, আমি জানি। তো সবাইকে ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করছো, এবং হয়তো আমি উত্তর দিতে এখন পাচ্ছি না, কিন্তু আমি উত্তর দেবো। একটু সময় দাও, একটু ধৈর্য ধরো, কেউ মন খারাপ করবে না বা কেউ খারাপ পাবে না, কেউ ভুল বুঝবে না আমাকে, কিন্তু আমি অবশ্যই সবার কমেন্টের উত্তর দেবো। मुझे यही कहनी है कि आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर हो सके तो मुझे समय दीजिए, मुझे थोड़ी रेस्ट लेने और स्वस्थ होने दीजिए, और मैं अब सभी लोगों के कमेंट का आंसर दूंगी बाद में, लेकिन इस टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए आई एम सॉरी। प्लीज़ डोंट माइंड एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए एसबी लिटरेचर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। প্রত্যেকে দেখুন এসবি লিটারেচার, লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আপনাদের প্রশ্ন থাকলে জানান, মতামত থাকলে জানান, ভালো মন্দ বলার থাকলে জানান। সব কিছুরই উত্তর হয়তো আমার একটু সময় লাগবে এই মুহূর্তে, কিন্তু আমি সবার উত্তর দেবো সময় মতো, ধরে ধরে। ধন্যবাদ, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার, বাই বাই।